राइट नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी नाम लिया कि कौन कौन इसका बेनिफिशरी होगा, कौन कौन से नाम लिए, आइए देखते हैं। कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप पॉलिटिशियन जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर वो कैसे बचेंगे, शहबाज शरीफ का भी आपको पता है। अब ये सारे कैसे बचेंगे। इन्होंने एक सेक्शन 14 में अमेंडमेंट किया है। अब इन्होंने ये कहा है कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। अगर वो मसलन 100 रुपया ही बचा है, बाकी सारे मुल्क से बाहर भेज दिए गए हैं, तो सिर्फ 100 रुपए के ऊपर अब बात होगी। अब इधर फेक अकाउंट्स पे जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या ना जायज आया। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से। खावर गुमन साहब, NRO2 की एक बात हो रही थी, सियासी तौर पे इसे NRO2 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वाकई NRO2 है या कि एक लेजिस्लेशन हुई है, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें अपोजिशन, नाम की अपोजिशन। मेरे ख्याल में NRO2 की बजाय इसको कोई NRO++ का नाम दे दें तो वो बेहतर होगा। आपका एक पुराना प्रोग्राम है, मैंने देखा था, जिसमें एहसन जो हैं एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैटर्न है, वो जजेस साहिबान को के साथ रब्ते रखते हैं, वो वकला के साथ रब्ते रखते हैं कि एवेंचुअली जिनसे उनको बेनिफिट मिले। आज़म तारड़ साहब जो मौजूदा इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं, वो कौन है? सेनेटर हैं PMLN के। इनके केसेस देखें जो शरीफ फैमिली के, कौन देख रहा था माजी के अंदर? आज़म तारड़ साहब। ये जो सारी की सारी कानून साजी, लॉ मिनिस्ट्री और जस्टिस मिनिस्ट्री को कौन इस टाइम चेयर कर रहे हैं? आज़म तारड़ साहब। तो उनको पता है कि जो नया कानून बनाना है उस कानून से किस तरह बेनिफिट आपने लेना है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल टारगेटेड उन्होंने सारी के सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। और आप इसको NRO2 कह लें, NRO++ कह दें। देखें, आम फहम में किसी बंदे को आपने ये बताना है कि गांव का जो एक चोर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने एक बड़ी चोरी की हुई है, आपने उसको उस गांव की जो चौकी है या थाना है उसका थानेदार लगा दिया, तो वो पहला काम थाने में बैठ के क्या करेगा? वो ये करेगा कि उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, उसके खिलाफ जो शवाहिद हैं, सबूत हैं, उनको ज़ाया करेगा। जो कोई विटनेस उसके खिलाफ को पेश होना चाहता है उसके खिलाफ जोर ज़बरदस्ती करेगा, उनको गायब करेगा। यही मॉडस ऑपरेंडी है। मुझे तो इसमें कोई इबाम नहीं है, सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और पता नहीं कब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अभी तक इसके ऊपर सो मोटो हो जाना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस लगा हुआ है, उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है कि इस वक्त एक यकतरफा पार्लियामान चल रही है। पार्लियामान, पूरी दुनिया की जो पार्लियामान होती है वहां पे बगैर अपोजिशन के पार्लियामान जो है उसका वजूद जो है बेमानी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है एक फसाद है, और इस फसाद को कब तक कायम रखा जाना है, कब तक ये कायम रहेगा, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन फिल वक्त ये जो हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं, जो एलिफेंट इन द रूम है उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। ये कवानीन, ये सारे के सारे जो इस वक्त माल मुकदमा चल रहा है। एलिफेंट इन द रूम, वो आपने हम्टी डम्टी तो सुना होगा। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन could not put Humpty Dumpty together again। कि हम्टी डम्टी नाज़रीन एक दीवार पे बैठा था, हम्टी डम्टी गिर गया, फिर बादशाह के तमाम घोड़े, तमाम लोग हम्टी डम्टी को दोबारा इकट्ठा नहीं कर सके, दोबारा दीवार पे नहीं बिठा सके। आबिद ज़ुबैरी साहब, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामान ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने असेंट दे दिया, अब ये बाकायदा कानून बन गया। क्या ये आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो सकता है, जिस तरह सियासी तौर पर पॉइंट्स उठाए भी जा रहे हैं, और कि यकतरफा पार्लियामेंट है, तो इस पे चैलेंज हो सकता है? किन बुनियादों पे ये चैलेंज हो सकता है, अगर हो सकता है तो? देखिए अरशद साहब, कानून जो बन जाता है और वो मुकन्ना ने उसे पास कर दिया, अब ये डिबेट है कि वेदर वो यकतरफा है या नहीं है, या क्यों है यकतरफा, वो एक और डिबेट है। उस पर भी इशू उठ सकता है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये पार्लियामेंट बना सकती है कानून या नहीं। इसको कोई ना कोई तो चैलेंज करे। जब आइन कानून के अदालत के सामने ये पॉइंट आएगा तो उसके बाद अदालत उस पर अपनी ओपिनियन या अपनी जजमेंट देगी। लेकिन कानून जो बन जाता है, अब इस वक्त दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, सदर ने उसका असेंट कर दिया आइन के हिसाब से। तो आइन के मुतज़ादिम कोई कानून डिक्लेयर उसी वक्त हो सकता है। आपको साबित करना होता है कि इसकी मुख्तलिफ शिकें या पूरा कानून हो सकता है कि आप कहें कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये मुतसादिम है आइन के,
तो उस पे कोर्ट अपनी फिर ओपिनियन या जजमेंट देती है कि साहब, जी आपकी आया वो इजाज़त से है एक या सवाल नहीं। पूछ लूं बैरिस्टर साहब से? सिर्फ और सिर्फ जब अच्छा, तक बैरिस्टर साहब, आप ओनली ग्राउंड ये हो जी कि वो जी, आइन के मुतसादिम है। अच्छा बैरिस्टर साहब, जब सवाल इसी ये वक्त है उसे डिक्लेयर करेगी कानून, अदरवाइज जी, पूरी दुनिया के अंदर जो जी। कानून साजी होती है इस तरह की, उसके पीछे एक मॉरल अथॉरिटी होती है। बगैर मॉरल अथॉरिटी के आप इस तरह के जो कवानीन नहीं बनाते। आप दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर चले जाएं, खासतौर पर जो एहतसाब के हवाले से कानून साजी होती है, ऐसे नहीं होता कि एक पार्टी है उसने बना दिया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपना एक नुक्ता इतराज जो उसके ऊपर उठा दिया। तो जाहिर है एक जमहूरी मुल्क है, तो आइन को अगर हमने देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो मौजूद है, तो इसको किसी ना किसी सतह के ऊपर चैलेंज तो होना है। आप नहीं समझते कि होना चाहिए इसको चैलेंज? जी आबिद ज़ुबैरी साहब। जी, मैं कहता हूं कि देखिए हमारी जजमेंट्स हैं, आई एम श्योर बाकी जो लोग मौजूद हैं उनको मालूम है मोरालिटी के उसके ऊपर जजमेंट्स है कि मोरालिटी डज नॉट प्ले अ पार्ट इन दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इस पे जजमेंट्स हैं सर। चले, अगर आप कहते हैं कि मोरालिटी को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें आइन कोर्ट के सामने आएँ, आप अपना मुद्दा बयान करें कि जी ये कानून किसी को फ़ायदा देने के लिए दिया गया। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जजमेंट्स यहाँ अदालत की मौजूद हैं कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं हो सकती, उसके खिलाफ जजमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर आपको ये साबित करना होगा, जो ये बात मुद्दा लेके कोर्ट में जाएगा उसको ये साबित करना होगा कि ये कानून या इसकी मुख्तलिफ शिकें जो हैं वो आइन से मुतसादिम है। आपको दिखाना होगा कि कौन से आर्टिकल के खिलाफ हैं ये जो पार्लियामेंट। आपको ये कहना होगा, जाके कोर्ट को साबित करना होगा कि ये जो पार्लियामेंट जिसने ये आइन बनाया वो ये इस्तिकाक या वो पावर ही नहीं रखती, बिकॉज ये एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है जो ये आइन बना सकती। इस कोर्ट अगर इस नतीजे पहुंचती है, पहले कोर्ट को एक फैसला करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट उठता है कि आया ये पार्लियामेंट इस कंडीशन में ये लॉ बना सकती है या नहीं, आइन साजी या कानून साजी वो कर सकती है या नहीं। अगर कोर्ट कहती है कि नहीं कर सकती, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अगर कोर्ट कहती है कर सकती है, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि जी इसकी ये मुख्तलिफ शिकें जो हैं ये आइन के मुतसादिम है। अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि हैं तो उसको डिक्लेयर कर देगी। और कोर्ट ये भी करती है, और आपको पता है बेसिक प्रिंसिपल एक लॉ का इंटरप्रिटेशन का ये भी होता है, कोर्ट रीड डाउन भी करती है और कानून को कि जी ये कानून का ये इफेक्ट, तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जब नेचुरली अगर ये कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट या जहाँ इसको चैलेंज किया जाएगा उसके सामने आती हैं, तो कोर्ट के अंदर ये बातें डिसाइड होंगी। फैसला अदालत को करना है कि ये कानून बन सकता था, अगर बन सकता था तो किस तरह बनना चाहिए था, और अगर जब बन गया तो ये आइन के मुतसादिम है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अबूजर सलमान न्याज़ी साहब, आपके ख्याल में जो पॉइंट्स उठे, एक तो कि जो कानून बनाया, जो मिनिस्टर साहब हैं वो पहले खुद वकील भी रहे हैं जिनके अफेक्टेड हैं, जिनके केसेस हैं, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस में ऑब्जर्वेशंस भी आई ट्रंकेटेड पार्लियामेंट। अगर आपने इसे चैलेंज करना हो तो आप किन बेसिस पे इन्हें चैलेंज करेंगे इस नैब एक्ट को? देखिए अरशद साहब, कानून जो बनाता है पार्लियामेंट, ये नई बात नहीं है, ये हमेशा दुनिया में चैलेंज होते रहे हैं। बल्कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल 1812 में अमेरिका में मैडबरी वर्सेस मेडिसन जब जुडिशरी रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया था, स्ट्राइक डाउन किया तो उन्होंने स्टेट का एक्ट ऑफ उनका जो स्टेट लेजिस्लेचर था। तो ये तो हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है काफ़ी अरसे से। 4 या 5 सिचुएशंस हैं जिसमें अरशद साहब आप कह सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्ट्राइक डाउन हो सकता है। पहला, जैसे जुबैरी साहब ने कहा, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के कॉम्पिटेंट ही नहीं था लेजिस्लेचर ये लॉ बनाने में उसमें। लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो चैप्टर में वो एरिया या आर्टिकल है, इंक्लूडेड एंट्री है, मेरे ख्याल से वो है, क्रिमिनल लॉ में वो बना सकता है। इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है क्या कॉन्फ्लिक्ट है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के साथ या किसी फंडामेंटल राइट के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि करप्शन जो होती है, मैसिव करप्शन केसेस जो होते हैं, वो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है स्टेट की ड्यूटी है उसने एलिमिनेट करनी है एक्सप्लॉयटेशन गरीबों की। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है कि हर इंसान का हक है उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25, इस पे इसको आप टारगेट कर सकते हैं कि जी ये इन आइन की शिकों को वायलेट कर रहा है। लेकिन अरशद साहब, इसमें जो मेन चीज़ है मेरे ख्याल से जिसको देखना है
पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, जैसे जुबैरी साहब ने कहा है, एक एक्ट आया था सैक्ट एम्प्लॉयज एक्ट 2010, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट लाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2021 में स्ट्राइक डाउन किया है, ये कह के ये पर्सन स्पेसिफिक था। आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेशन का को प्रोटेक्ट करता है उसको वायलेट करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया सेक्शन 3 को। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था, उसको भी इसी वजह से किया था कि 2012 में कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। सो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी क्या ये टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे इसको जज करेगी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की शिक्कें जो है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको कॉन्ट्रवीन कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो ये अब देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ख्वाजा हारिस साहब इज पीटीआईज लॉयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ही इज अ वेरी गुड लॉयर और मेरे ख्याल से वो इसको देखेंगे। और जो आपने पहली बात की थी जी, इनके लॉ मिनिस्टर जो बना रहे हैं कानून, देखें अर्शद साहब, मैं आपसे, हमारी काफ़ी डिस्कशन होती रहती है, एक टर्म है रेगुलेटरी कैप्चर। ये रेगुलेटरी कैप्चर होता है कि आप इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, इस तरह के कानून बनाते हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है और उसके बाद वो आपको बेनिफिट देते हैं। तो ये रेगुलेटरी कैप्चर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह जुबैरी साहब ने कहा, हम मोरालिटी डिबेट में ला नहीं सकते, क्योंकि उसने फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे इसको एवेलुएट करना है कोर्ट ने, मोरालिटी पे नहीं करना। कोर्ट कह चुकी है हमारी बड़ी दफ़ा कि मेलाफाइडीज जो है वो हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते लेजिस्लेचर को या पार्लियामान को। इस वजह से ये सिर्फ अगर एवेलुएट होना है, रिव्यू होना है इस कानून का, तो इस बेसिस पे होना है कि या ये कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की किसी शिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और पर्सन स्पेसिफिक है कि नहीं। बिल्कुल।